Hello students, today we started chapter 3 Private, Public and Global Enterprises part 3. In a previous video we discussed about more forms of the public sector. In this video we discuss about the last form of public sector, that is a government company. Now let me started the topic. See, in a government company, third form of public sector. A government company is established under the Indian Company Act 1956, is registered and governed by the provision of Indian Company Act. According to the Company Act 1956, a government company means any company in which not less than 51% of the paid up capital is held by the central government or by any state government, and partially by central government and the partially by one or more state government. See, वो गवर्नमेंट कंपनी इस एक्ट जो 1956 में रजिस्टर्ड होती है, इसका मतलब है कि जिसकी पेड अप कैपिटल 51% से कम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। यानी शेयर एटलीस्ट 51% का उसमें पेड अप कैपिटल लगा हो, वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। यहाँ पे जो शेयर्स ऑफ द कंपनी परचेज किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से किए जाते हैं। गवर्नमेंट कंपनी जो है वो एक पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट होती है वो मेजर शेयर होल्डर होती है। यहाँ पे पूरा कंट्रोल यहाँ पे गवर्नमेंट का होता है, तो ऐसी एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। एग्जाम्पल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एग्जाम्पल है जहाँ पे पूरा फुल कंट्रोल रहा है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। नाउ फर्स्ट वन फीचर इज इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय इंडियन एक्ट 1956, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है और इसी के द्वारा ये स्टार्ट होती है। सेकंड, कंपनी कैन फाइल स्यूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड टू बी शूड। जब हम रजिस्टर करते हैं कोई भी कंपनी, तो कोई भी प्रॉब्लम किसी के साथ आएगी तो हम यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं थर्ड पार्टी के नाम से। द कंपनी कैन एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में काम करती है, तो अपने नाम से वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है। द मैनेजर एंड द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट लाइक एनी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो भी मैनेजमेंट होता है कंपनी का, वो एक प्रोविज़न बना के रखता है जिससे वो और भी पब्लिक कंपनी ओपन कर सके, जैसे कि पब्लिक कंपनी में और भी बहुत सारे फॉर्म्स होती हैं वैसे ही। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनीज आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन एज कंटेन इन द मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ। आपको ये पता है कि हम लोग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारे लॉज है, रूल्स है और प्रोसीजर के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं, अपनी खुद की पॉलिसीज़ होती हैं और खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। दीज कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर। यहाँ पे ऑडिटिंग अकाउंटिंग का कोई प्रोसीजर नहीं होता है गवर्नमेंट कंपनीज़ में। एंड ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एनुअल रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। तो यहाँ अगर ऑडिटर भी अपॉइंट किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है वो पार्लियामेंट में की जाती है। Now merit of government company. First, government company can be established by fulfilling the requirement of Indian Company Act. A separate act in the parliament is not required. जो गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट होती है वो पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉर्मेट करने के बाद अपने को रजिस्टर कराती है इंडियन कंपनी एक्ट 1956 में। तो एक सेपरेट एक्ट के अकॉर्डिंग ये स्टार्ट किया जाता है। तो पहला इसका मेरिट यही है। सेकंड, इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, गवर्नमेंट की अलग अपनी पहचान होती है और ऐसी कंपनी की खुद की अपनी एक अलग पहचान होती है। दूसरा, पूरी तरीके से पावर को एंजॉय करती है। ऑटोनॉमी मीन्स पावर इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन। पूरी तरीके से अपनी पावर्स को एंजॉय करती है। कोई भी बिजनेस रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होगा तो वो उनके हाथ में कंट्रोल है, अपने हिसाब से ले सकती है। दीज कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रीजनल प्राइजेस। और ऐसी कंपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो बहुत रीजनेबल प्राइसेस में करती हैं और पूरी तरीके से मार्केट पे कंट्रोल बना के रखती है। तो ये इसके हमारे मेरिट्स हैं। Now there is a limitation of government company. Government is the only shareholder in the sum of the companies. The provision of the Company Act does not have the more relevance. Generally यहाँ पर सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर किसका रहता है? गवर्नमेंट का। तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि जो हम लोग जनरेट पब्लिक से पैसा लेना जो होता है वो यहाँ पर पूरा कंट्रोलिंग पावर किसके हैंड में आ जाता है? गवर्नमेंट में। तो कभी कभी यहाँ पर रिलेवेंसी नहीं बन पाती है। सेकेंड आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
which a company financed by the government should have it not answerable directly to the parliament। अब यहाँ पर कोई भी काम हो रहा है, पैसा भी गवर्नमेंट का लग रहा है, लेकिन वो कभी कभी पार्लियामेंट में डायरेक्टली आंसरेबल नहीं रहती। कोई भी चीज़ अगर गलत हो जाती है, अवॉइड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते, तो वो आंसरेबल नहीं होती पार्लियामेंट में। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। द गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर, द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर लाइक अदर कंपनीज डिफीटेड। तो एक्चुअली गवर्नमेंट कंपनी में क्या है, कंट्रोलिंग पावर गवर्नमेंट के हाथ में, तो एक तरीके से पपेट हो जाती है गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट की, तो अपने हिसाब से वो चलाती है। तो इसकी वजह से सिर्फ इसका मेन मोटिव ये रह जाता है कि दूसरी कंपनी को हराना है। तो गवर्नमेंट कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाती है ड्यू टू द करप्शंस। ये सारी चीज़ भी हो जाती है क्योंकि सरकारी काम आपको पता है कैसा होता है, और इसे डेवलपमेंट करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग करप्शंस की वजह से और जो हमारा लोग जो डिले करते हैं डिसीज़न की वजह से, ऐसी कंपनीज़ का जो एक इमेज होता है वो डाउन हो जाता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ की। देयर इज़ सम क्वेश्चन दैट चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अपना रोल कैसे चेंज करने लगा। जनरली जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पब्लिक सेक्टर को चेंज में अपना रोल चेंज करना था, बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डेवलप करना था, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत ज़्यादा वीक था। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका पावर, ठीक है, आपके रोड्स और बहुत सारे चीज़ें हैं जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर ग्रो अप नहीं कर पाता। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था। सेकेंडरी इनका मेन मोटिव ये था रीजनल बैलेंस। रीजनल बैलेंस से मतलब होता है रीजन हमारे जो स्टेट वाइज, जैसे कि आपने देखा होगा जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं वो गाँव में जाके अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो रीजनल बैलेंस करना चाहते हैं। तो ये भी मैनर था। दूसरा, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमी पावर, यानी पूरी तरीके से पैसे के ऊपर ध्यान रखना है कि पैसा फालतू का कहीं इधर से उधर ना होते। इकोनॉमिक पावर को कंसंट्रेट रखते हुए काम करते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट हमेशा ये ध्यान रखता है कि हमें बाहर से कुछ चीज़ खरीदने ना पड़े, उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन अपने यहाँ पर ही करे। जैसे कि रिप्लेसमेंट ऑफ सम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स टू इंकरेज लोकल प्रोडक्शन फॉर लोकल कंजप्शन। हम बाहर से कोई चीज़ ना खरीदें, हम उसको अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन में ही कहीं ना कहीं चीज़ों को ढूंढें। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा बिलीव करता है, इसलिए पब्लिक सेक्टर अपना रोल में थोड़ा सा ये चेंजेस लेके आना चाहते हैं। अब आपको ये सबसे अच्छी चीज़ पता होगी कि पब्लिक सेक्टर का सिर्फ एक ही मोटिव रहता है, वेलफेयर का। तो नेचुरली वो इन सारे वे से वो क्या एक तरीके से वेलफेयर ही कर रही है, सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है, और प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट अर्निंग पे रहता है। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा चेंज अगर पब्लिक सेक्टर में आ जाए तो ये ग्रोन अप अच्छे से कर सकते हैं। जनरली 1991 में गवर्नमेंट पॉलिसी ने कुछ पॉलिसी चेंज करी पब्लिक सेक्टर की। वो क्या थी? फर्स्ट ये था रिडक्शन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 एंड देन टू 3। जनरली यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को क्या किया, थोड़ा सा जो रिजर्व थी कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर में आती थी उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। 17 से 8 कर दी गई, उसके बाद 3 कर दी गई। इन 2001 ओनली 3 इंडस्ट्रीज़ वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। केवल 3 इंडस्ट्रीज़ ही रह गई थी पब्लिक सेक्टर में, ऑटोमेक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट, और बाकी सब किस में कर दिया? प्राइवेटाइजेशन कर दिया। दिस मीन दैट द प्राइवेट सेक्टर कुड एंटर ऑल एरियाज। जनरली इन 3 के अलावा सब में प्राइवेट सेक्टर है, एंड द पब्लिक सेक्टर वुड हैव टू कम्पीट विद दैम। और पब्लिक सेक्टर अब 3 है जो इससे कंपटीशन दे रहा है। सेकंड क्या किया? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ सेलेक्ट सेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो पैसा जो हमने पब्लिक सेक्टर में लगाया होता है, यानी वो जो पैसा हमने शेयर्स में इंडल्ज किया होता है पब्लिक सेक्टर में, उसको निकाल के प्राइवेट सेक्टर में लगा देना, उस टर्म के लिए यूज़ किया जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट यूज़ करने लगे, पब्लिक सेक्टर से अमाउंट निकलने लगा और कहाँ जाने लगा? प्राइवेटाइजेशन में। तो डिसइन्वेस्टमेंट में सेल ऑफ द इक्विटी शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स बेचे जाते हैं जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को, वो डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड से यूज रिलेटेड होता है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड रिड्यूस इट्स इक्विटी इन ऑल अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में इक्विटी शेयर्स थे उनसे विड्रॉ कर लिया जाए, और जितने भी अंडरटेकिंग है, जितने भी एंटरप्राइजेज हैं, उसमें ये नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स को रिड्यूस किया जाए। तो इस तरीके की पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई पब्लिक सेक्टर के लिए। आज की तारीख में आपको भी खुद को भी पता है कि 3 इंडस्ट्रीज़ ही हैं जो पब्लिक सेक्टर में आती हैं, इसके अलावा सब प्राइवेटाइजेशन में आ गया है। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। बाकी डिलेटेड पोर्शंस आपको नहीं करने, जो जॉइंट वेंचर है, पीपी है, आपका MNCs हैं, ये अब आपको नहीं करने, ये हमारे पोर्शन में नहीं है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू कैरी प्लीज़ message on ERP. Thank you students.